देश शोभला हिमाचल हमारा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा। साल 2024 खत्म होने वाला है और एक नए साल की शुरुआत होने वाली है। कहते हैं इतिहास से सबक लेकर एक मजबूत भविष्य की नींव गढ़ी जाती है। हिमाचल प्रदेश, जो अपनी समृद्ध संस्कृति, विरासत और परंपरा के लिए जाना जाता है, साल 2024 में हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे सामाजिक और राजनीतिक घटनाक्रम घटे जिनका जिक्र हम इस हमारी खास पेशकश में करेंगे। नजर डालेंगे उन तमाम मुद्दों पर जिन्होंने साल 2024 में हिमाचल प्रदेश की राजनीति में किसी न किसी तरह अपनी छाप छोड़ी। हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन के लिए विश्वविख्यात है। साल 2024 में हिमाचल एक ऐसे आर्थिक संकट से गुजरा जिससे प्रदेश की देश भर में चर्चा हुई। राज्य के कर्ज का बोझ एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया, जिससे न सिर्फ विकास योजनाएं प्रभावित हुई, बल्कि कर्मचारियों को 2 महीने की देरी से मिले वेतन की चर्चा भी खूब हुई। हिमाचल की सुक्खू सरकार पर भी सवाल खड़े हुए और विपक्ष को राज्य सरकार को घेरने का बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। हिमाचल में करीब 2.5 साल पहले आई कांग्रेस सरकार लगातार कर्ज में डूबी है। हिमाचल के आर्थिक संकट की वजह सरकार की तरफ से बांटी जा रही फ्रीबीज को माना जा रहा है। लगभग 2.5 साल पहले हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने मुफ्त की कई योजनाओं का वादा किया था। सरकार बनने पर इन वादों को पूरा किया गया, जिसने सरकार का कर्जा और बढ़ा दिया। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल में कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले मार्च 2022 तक 69,000 करोड़ रुपए से कम का कर्ज था, लेकिन कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद मार्च 2024 तक 86,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। एक अनुमान के मुताबिक मार्च 2025 तक हिमाचल सरकार पर कर्ज बढ़कर लगभग 95,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। खूबसूरत पहाड़ियों से घिरे हिमाचल प्रदेश पर आर्थिक संकट कुछ इस तरह पहाड़ बनकर टूटा कि 2 महीनों तक मुख्यमंत्री, मुख्य संसदीय सचिव, मंत्री और बोर्ड निगमों के चेयरमैन को सैलरी और भत्ते नहीं मिले। सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए मुख्यमंत्री और उनके मंत्री 2 महीने की सैलरी और भत्ता छोड़ रहे हैं, जिसके पूरे देश भर में चर्चा भी हुई। दरअसल हिमाचल सरकार के बजट का 40% सैलरी और पेंशन देने में चला जाता है। लगभग 20% कर्ज और ब्याज चुकाने में खर्च होता है। ऐसे में 2022 के चुनाव में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने कई बड़े वादे किए थे, जो अब सवालों के कटघरे में हैं। सुक्खू सरकार महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देती है, जिस पर सालाना 800 करोड़ रुपए खर्च होता है। ओल्ड पेंशन स्कीम भी यहाँ लागू कर दी गई है, जिससे 1,000 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ा है। वहीं हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को एक और तगड़ा झटका तब लगा जब केंद्र सरकार ने कर्ज लेने की सीमा को और कम कर दिया। पहले हिमाचल सरकार अपनी जीडीपी का 5% तक कर्ज ले सकती थी, लेकिन अब नए नियम के अनुसार 3.5% तक ही कर्ज ले सकती है। यानी पहले राज्य सरकार 14,500 करोड़ रुपए तक उधार ले सकती थी, लेकिन अब 9,000 करोड़ रुपए ही ले सकती है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में हर व्यक्ति पर 1,17,000 रुपए का कर्ज है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की नीतियों की चर्चा पूरे देश भर में हुई। कई टीवी चैनलों पर इसको लेकर डिबेट्स भी की गई, तो विपक्ष भला कहाँ चुप रहने वाला था। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए बीजेपी ने पूरी तरह सुक्खू सरकार पर ही ठीकरा फोड़ा और साल भर इसको लेकर कई तरह के विरोध प्रदर्शन करती रही। इस मुद्दे में आग में घी डालने का काम किया उन प्रदर्शनकारियों ने जिन्होंने वेतन भत्ते न मिलने और अपने साथ हुई वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए राज्य सचिवालय से लेकर चौड़ा मैदान तक धरने दिए। इस बीच सुक्खू सरकार के प्रशासन पर कई गंभीर आरोपों ने इस समस्या को और गहरा बना दिया। अब इस आर्थिक संकट का परिणाम ये हुआ कि हर तरफ से सुक्खू सरकार पर सवाल उठने लगे।
इसके नतीजे में सरकार को अपने वादे के मुताबिक बिजली की 300 यूनिट मुफ्त देने की गारंटी को वापस तक लेना पड़ा। हिमाचल प्रदेश की अधिकांश योजनाएं या तो रुक गई हैं या तो प्रभावित हो रही हैं। स्वाभाविक है कि नई दिल्ली से वैसी उम्मीद नहीं की जा सकती जैसी पिछली डबल इंजन कही जाने वाली सरकार के लिए थी। राज्य के पास अपनी कमाई के अत्यंत सीमित साधन हैं। नए संसाधनों को पैदा करने में भी अभी अनेक तरह की बाधाएं हैं। अर्थव्यवस्था को 100% पटरी पर लाने के संकल्प को पूरा करने के लिए सुक्खू सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। साल 2024 हिमाचल प्रदेश की राजनीति के लिए खूब उठापटक वाला साल रहा। कई राजनीतिक मुद्दों पर सुक्खू सरकार विपक्ष के निशाने पर रही। ऐसा ही एक मामला मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ था। साल 2024 में एक ऐसा मामला था जिसकी वजह से हिमाचल की सुक्खू सरकार को कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े। हिमाचल प्रदेश में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर विवाद ने राज्य की राजनीति में एक अस्थिरता पैदा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने 6 विधायकों को मुख्य संसदीय सचिव नियुक्त किया था। दिसंबर 2022 में इनकी नियुक्ति की गई थी, जिसमें कुल्लू से विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल, बैजनाथ से विधायक किशोरी लाल, रोहडू से विधायक मोहनलाल ब्राक्टा, दून से विधायक राम कुमार और अर्की से विधायक संजय अवस्थी का नाम शामिल था। इन सभी को किसी न किसी विभाग में संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने इन नियुक्तियों को असंवैधानिक बताते हुए सरकार की खूब आलोचना की और तर्क ये दिया कि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की नियुक्ति से मंत्रिमंडल का आकार बढ़ता है, जो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। वहीं सरकार का कहना था कि नियुक्तियां जनहित में की गई हैं। इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच लगभग 2 साल तक तीखी बहस छिड़ी रही, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल पैदा होती रही। विपक्ष सुक्खू सरकार पर संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाता रहा और सरकार अपने फैसले को सही ठहराने में डटी रही। मुख्य संसदीय सचिव मंत्रियों और अधिकारियों के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। दरअसल राज्य में सत्ताधारी दल एक खास संख्या तक ही मंत्री बना सकते हैं, जो कुल विधायकों की संख्या का 15% होता है। एक निश्चित संख्या से अधिक नेता एडजस्ट न होने की स्थिति में सीपीएस यानी कि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए जाते हैं। सीपीएस की नियुक्ति को लेकर बीजेपी इस मामले पर लगातार सरकार पर हमलावर रही और तब तक जब तक कोर्ट से सीपीएस की नियुक्ति को रद्द करने के आदेश नहीं आ गए। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक सतपाल सिंह सत्ती के साथ अन्य 11 बीजेपी विधायकों ने इस नियुक्ति को चुनौती दी थी। इस याचिका में नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की गई थी। बीजेपी द्वारा लगाई गई याचिका में दावा किया गया था कि ये नियुक्तियां असंवैधानिक हैं। इस मामले पर सुनवाई करते हुए 13 नवंबर 2024 को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया गया था। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एक्ट 2006 को भी ये कहते हुए कि विधानसभा को ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं है, अवैध घोषित किया था। वहीं इस फैसले के खिलाफ हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी कि SLP दायर की थी, जिसमें हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया ताकि बिना उनकी सुनवाई के कोई आदेश पारित न किया जा सके। इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है, जिसका अर्थ ये है कि हटाए गए 6 CPS अभी अपने पदों पर वापस नहीं लौट सकेंगे और राज्य सरकार नई नियुक्तियां नहीं कर सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
2024 में हिमाचल प्रदेश की सियासत समोसों की वजह से भी चर्चा में रही। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि सियासत और समोसों का भला क्या तालमेल, लेकिन समोसे को राजनीति से जोड़कर देखना थोड़ा चौंकाने वाला भी हो सकता है। लेकिन यह सच है कि साल 2024 में हिमाचल प्रदेश में समोसा प्रकरण ने एक नए विवाद को जन्म दिया। हिमाचल में समोसा प्रकरण की शुरुआत तब हुई जब एक सरकारी कार्यक्रम में बंटे समोसे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ना परोसकर कर्मचारियों को दे दिए गए। कर्मचारियों को समोसा परोसा जाना सरकार को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने एक पूरे प्रकरण की जांच की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंप दी। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 21 अक्टूबर को सीआईडी मुख्यालय पहुंचे थे। यहां पहुंचे मुख्यमंत्री की मेहमान नवाजी में किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए समोसे के साथ केक भी मंगवाए गए। लेकिन हुआ यूं कि ये समोसे और केक मुख्यमंत्री के पास पहुंचने की बजाय पहले सुरक्षा कर्मियों तक पहुंच गए। मुख्यमंत्री साहब की तीमारदारी में लगे अधिकारियों को ये बात भला कैसे पसंद आ जाती। मुख्यमंत्री साहब इस प्रकरण पर थोड़े से नाराज दिखे। उन्होंने इस मामले की जांच सीआईडी के हवाले कर दी। जहां एक तरफ इस मामले ने हिमाचल प्रदेश की पूरे देश भर में किरकिरी कर दी, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी बीजेपी को बैठे बिठाए एक और बड़ा मुद्दा मिल गया। विपक्ष ने हिमाचल सरकार की गंभीरता पर ही सवाल खड़े कर दिए। समोसा कांड पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना था कि बीजेपी बचकानी बात कर रही है। सुक्खू ने बीजेपी को नसीहत भी दे डाली। सुक्खू ने कहा कि बीजेपी को बचकानी बातों से बचना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। समोसे की सीआईडी जांच पर सुक्खू का कहना था कि सीआईडी दुर्व्यवहार की जांच कर रही है, लेकिन इसे समोसा कांड के रूप में बताया जा रहा है। डीजी सीआईडी संजीव रंजन मामले को राजनीति से प्रेरित बताते नजर आए। उन्होंने इस मामले को पूरी तरह सीआईडी का आंतरिक मामला बताया। उन्होंने कहा कि ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया और इसका राजनीतिकरण किया गया। समोसा प्रकरण की सच्चाई जो भी हो, लेकिन ये भी सच है कि समोसा प्रकरण अब हिमाचल प्रदेश की राजनीति के इतिहास में दर्ज हो चुका है और इस एक प्रकरण ने हिमाचल प्रदेश की पूरे देश भर में किरकिरी तो जमकर करवाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में समोसे को लेकर छिड़ी राजनीतिक जंग साल 2024 के आखिरी तक आते आते जंगली मुर्गे पर आकर रुक गई, जहां ये घटना न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी काफी अहम है। तो आइए जानते हैं आखिर हिमाचल की राजनीति में समोसे के बाद जंगली मुर्गे की एंट्री कैसे हुई। देखिए ये रिपोर्ट। जंगली मुर्गा सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का डिनर करता हुआ एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ। हालांकि उस वीडियो में मुख्यमंत्री के साथ स्थानीय कांग्रेस नेता और स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल भी नजर आए। मुख्यमंत्री उस वीडियो में ये कहते हुए नजर आए कि आप जंगली मुर्गी को कैसे मारकर खा सकते हैं। बस फिर क्या था, मौके की ताक में बैठी बीजेपी को फिर एक बढ़िया सा मुद्दा मिल गया। जंगली मुर्गा किसने खाया? जंगली मुर्गा किसने खाया? जंगली मुर्गा किसने खाया? जंगली मुर्गा किसने खाया? बीजेपी ने मुख्यमंत्री के डिनर में प्रतिबंधित जंगली मुर्गा परोसने का आरोप लगाया। इस विवाद ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी, जहां दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते
विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई। सरकार ने जहां इन तमाम आरोपों का खंडन करते हुए विपक्ष पर बेवजह विवाद उत्पन्न करने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ शिमला के कुपवी की पुलंग पंचायत की प्रधान सुमन चौहान और नीटू परमार की शिकायत पर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर ली। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के डिनर मेन्यू में शामिल जंगली मुर्गे को लेकर आरोप लगाया है कि हिमाचल में जंगली मुर्गा संरक्षित जाति का पक्षी है, जिसे मुख्यमंत्री को परोसे जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। जंगली मुर्गा है। यही नहीं, इस पूरे विवाद के बीच गांव के प्रधान सुमन चौहान का दावा था कि जंगली मुर्गे उनके क्षेत्र में पाए ही नहीं जाते। इस बयान के बाद मामला और भी उलझ गया। इस मामले के बाद विपक्षी दल भाजपा ने धर्मशाला के तपोवन में जंगली मुर्गे के कटआउट्स के साथ प्रदर्शन किया, जिसने एक बार फिर पूरे देश का ध्यान हिमाचल की तरफ आकर्षित कर लिया। जंगली मुर्गा किसने खाया? 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 हिमाचल में साल 2024 के बीच समोसे से शुरू हुआ संग्राम साल के आखिर में जंगली मुर्गे तक आ पहुंचा। इस तरह के प्रकरण से पूरे देश में हिमाचल प्रदेश की साख पर ही सवाल खड़े हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। साल 2024 के लोकसभा चुनावों की हलचल ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया था। हिमाचल में शय और मात के खेल का मुख्य केंद्र मंडी रहा, जहां बीजेपी की स्टार प्रत्याशी कंगना रणौत और कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह के बीच तीखी बयानबाजी ने पूरे देश का ध्यान खींचा। बीजेपी ने फिल्मी पर्दे की रानी कंगना रणौत को टिकट दिया था और कांग्रेस ने राजघराने के विक्रमादित्य सिंह को उनके सामने मैदान में उतारा था। आखिरकार इस लड़ाई में कंगना ने विक्रमादित्य को हराकर पहली बार लोकसभा के लिए अपनी जीत सुनिश्चित की। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनावी माहौल का केंद्र मंडी रहा। बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनी बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रणौत ने कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह पर एक के बाद एक खूब तीखे प्रहार किए और राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी। अपने भाषणों में कंगना ने विक्रमादित्य सिंह को बिना नाम लिए निशाना बनाया और उन्हें छोटा पप्पू कहकर तंज कसा। कंगना ने कहा कि एक बड़ा पप्पू दिल्ली में है और एक छोटा पप्पू हिमाचल में। उन्होंने आरोप लगाया कि छोटा पप्पू कहता है कि कंगना गौमांस खाती है। वहीं विक्रमादित्य ने भी पलटवार में कंगना को भगवान से सद्बुद्धि मांगने की नसीहत दे डाली। विक्रमादित्य ने कहा कि कंगना क्या खाती हैं और मुंबई में क्या पीती हैं, हिमाचल की जनता को इससे कुछ लेना देना नहीं है, ना ही ये हिमाचल के मुद्दे हैं। खाने पीने के बजाय कंगना मुद्दों पर बात करें तो बेहतर रहेगा। ये सियासी टकराव सोशल मीडिया पर भी जोर शोर से गूंजा। हिमाचल के मंत्री और कांग्रेस नेता विक्रमादित्य ने कंगना रणौत को उम्मीदवार बनाने पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हिमाचल प्रदेश जो देवी देवताओं की पवित्र भूमि है, वहां गौमांस का सेवन करने वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इसे उन्होंने प्रदेश की संस्कृति के लिए चिंता का विषय बता डाला। विक्रमादित्य ने कंगना के 5 साल पुराने पोस्ट का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि बीफ और अन्य प्रकार के मांस के सेवन में कोई बुराई नहीं। इस विवाद पर सफाई देते हुए कंगना ने अपनी पुरानी पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी और खुद को प्राउड हिंदू बताया। कंगना रणौत ने विक्रमादित्य को चुनौती देते हुए कहा कि वो बिना अपने माता पिता का नाम का सहारा लिए वोट मांग कर दिखाएं। कंगना ने ये भी ऐलान किया कि यदि उनकी जमानत जब्त ना हुई तो वो राजनीति छोड़ देंगी। एक सभा में कंगना ने विक्रमादित्य के घमंड पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनका व्यवहार और बोलने का तरीका इतना अहंकारी है कि ऐसा घमंड तो रावण में भी नहीं था। कंगना और विक्रमादित्य की लड़ाई कंगना विक्रम तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इस लड़ाई में मौजूदा समय में
प्रदेश के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी कूद पड़े। जहां सुक्खू ने ये आरोप लगाया कि बीजेपी मुंबई से हीरोइन लेकर आई है और जयराम ठाकुर के निर्देशन में बनी फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप होगी, तो जयराम ने भी पलटवार किया और कहा कि जयराम ने तो डंके की चोट पर 5 साल स्थिर सरकार चलाई है, आप अपनी सरकार की चिंता करें। इसके बाद लोकसभा चुनावों के नतीजे आए, जिसमें बॉलीवुड की धाकड़ क्वीन कंगना रनौत ने राजनीति में अपनी धाक जमाई और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस के विक्रमादित्य को भारी मतों से हराया। कंगना ने लगभग 74,755 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। उन्हें कुल 5.37 लाख वोट मिले, जबकि विक्रमादित्य को 4.62 लाख वोट। चुनाव में शानदार जीत के बाद कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो साझा की, जिसमें उन्होंने मंडी के लोगों और अपने समर्थकों का धन्यवाद अदा किया। कंगना ने कैप्शन में लिखा कि समस्त मंडी वासियों का इस जनाधार, इस प्यार और विश्वास के लिए दिल से आभार। ये जीत आप सभी की है, ये जीत प्रधानमंत्री मोदी की है, भाजपा पर विश्वास की है, सनातन की है और मंडी के सम्मान की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। साल 2024 हिमाचल प्रदेश के लिए कई मायनों में खास रहा। कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जो हिमाचल के इतिहास में आज तक नहीं हुई, जिसमें से एक है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर हुआ विरोध प्रदर्शन। संजौली में स्थित मस्जिद को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ स्थानीय संगठनों ने इस मस्जिद में हो रहे निर्माण को अवैध बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। 11 सितंबर 2024 को हिंदूवादी संगठनों ने शिमला में इस मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन किया। देखिए ये रिपोर्ट। लाठीचार्ज, पथराव और फिर वाटर कैन। साल 2024 में शिमला का संजौली भी खूब सुर्खियों में रहा। संजौली क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। हिंदू संगठनों ने इस क्षेत्र में खूब बवाल काटा। आक्रोश का कारण था यहाँ मस्जिद में हुआ अवैध निर्माण। संजौली का मस्जिद विवाद सिर्फ हिमाचल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में इसकी चर्चा है। दिलचस्प बात यह है कि अवैध निर्माण का मामला कल या आज का नहीं था, बल्कि 14 साल पुराना था और शिमला नगर निगम की अदालत में इसको लेकर कई बार सुनवाई भी हुई। तो फिर अब 14 साल पहले लगी आग की चिंगारी अचानक कैसे भड़की और अचानक हिंदू संगठन सड़कों पर क्यों? दिलचस्प बात यह है कि इस विवाद की शुरुआत दरअसल मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर नहीं, बल्कि संजौली के मलियाना क्षेत्र में एक दुकान पर काम करने वाले 37 वर्ष के विक्रम सिंह के साथ हुए झगड़े और मारपीट से। के बाद जानकारी ये भी आई कि आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मस्जिद में आकर छिप गए। बस फिर क्या? इस मामले ने देखते ही देखते तूल पकड़ लिया और फिर 14 साल पुराने अवैध निर्माण मामले की परतें खुलती गईं। संजौली मस्जिद की 4 मंजिला इमारत पर सवाल खड़े होने लगे। देखते ही देखते इस विवाद से प्रदेश की राजनीति में भी हलचल पैदा हो गई। हिमाचल सरकार में मंत्री और कसुम्पटी से कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह ने पूरी मस्जिद को ही अवैध करार दिया। इस दौरान उन्होंने लव जिहाद का मुद्दा उठाया, साथ ही साथ शिमला में रोहिंग्यों के होने का भी जिक्र कर दिया। मंत्री के इस बयान के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा और बढ़ा। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह का भी बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मामला न्यायालय में है। संजौली मस्जिद अवैध निर्माण का मामला इतना गर्मा गया कि हिंदू संगठनों का ऐसा प्रदर्शन हिमाचल के इतिहास में पहली बार देखने को मिला। हजारों की संख्या में हिंदू संगठनों के लोगों ने अवैध रूप से बनी मस्जिद को तोड़ने की मांग की। प्रशासन के बल प्रयोग तक की नौबत आ गई, जिस पर स्थानीय लोगों ने सरकार और प्रशासन की जमकर आलोचना की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। साल 2024 सुक्खू सरकार के लिए राजनीतिक चुनौतियों भरा भी रहा। राज्यसभा के चुनावों के दौरान उपजे उस प्रकरण ने हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को गिराने की कागार पर ला दिया। कैसे? देखिए इस रिपोर्ट में। सात फरवरी को राज्यसभा चुनावों ने पूरे देश का ध्यान हिमाचल की राजनीति की ओर खींचा। कांग्रेस के 6 विधायकों ने
पार्टी से बगावत करते हुए क्रॉस वोटिंग की, जिससे बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन ने जीत दर्ज की। अड़सठ सदस्य विधानसभा में बीजेपी के पास केवल 25 विधायक थे, जबकि कांग्रेस के पास 40। बावजूद इसके क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह भी हार गए। दोनों उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिलने के बाद ड्रॉ ऑफ लॉट्स के जरिए फैसला हुआ, जिसमें हर्ष महाजन विजेता बने। क्रॉस वोटिंग के बाद सुक्खू सरकार पर संकट गहराया। 28 फरवरी को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया, जिससे सरकार अल्पमत में आने से बच गई। इसी दिन संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने 15 बीजेपी विधायकों को निष्कासित करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया, जिसके बाद बिना विपक्ष की मौजूदगी में बजट पारित किया गया, जो सरकार के लिए राहत की बात थी। उनतीस फरवरी को विधानसभा अध्यक्ष ने क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 कांग्रेस विधायकों को अयोग्य घोषित करार दिया। इसमें सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र सिंह राणा, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो और इंद्रदत्त लखनपाल शामिल थे। इन विधायकों की अयोग्यता के चलते धर्मशाला, कुटलहड़, सुजानपुर, गगरेट, लाहौल स्पीति और बड़सर सीटें खाली हुईं। इन सीटों पर 1 जून को लोकसभा चुनावों के साथ उपचुनाव हुआ। नतीजों में कांग्रेस ने 4 सीटें जीतकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली, जबकि बीजेपी ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया। 22 मार्च को 3 निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। विधानसभा अध्यक्ष ने उनके इस्तीफे को 3 जून को स्वीकार कर लिया, जिससे देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ की सीटें फिर खाली हुईं। इन सीटों पर 10 जुलाई को मतदान हुआ और 13 जुलाई को नतीजे आए, जिसमें कांग्रेस ने 2 सीटें जीतकर एक बार फिर सरकार को स्थिर स्थिति में खड़ा किया। साल 2024 का सियासी सफर सुक्खू सरकार के लिए चुनौतियों भरा रहा। हालांकि उपचुनावों में मिली जीत और बागी विधायकों के बाहर होने से सरकार ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली, लेकिन वित्तीय संकट और राजनीतिक अस्थिरता जैसी चुनौतियां अभी भी सरकार के सामने बरकरार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज के लिए बस इतना ही। नए साल की शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा। नमस्कार।